हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटने विजडम। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अली वेटने विजडम में। आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें हम हेपेटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे ये पता चलता है कि गाय में या भैंसों में काविंग के बाद किस तरीके से फीड इनटेक प्रभावित होता है। मैं हमेशा ऐसे टॉपिक लाने की कोशिश करता हूँ जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं और उनका प्रैक्टिकल रिलेवेंस आपके फार्मिंग में, आपकी डेयरी फार्मिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, जैसा कि हमेशा होती है, क्योंकि कंटेंट जब बताया बताया जाता है समझाने के तौर पर, तो वो लेक्चर्स थोड़े से लंबे हो जाते हैं। और मुझे अपने फार्मर्स पर भरोसा है, आपके एनकरेजमेंट से मुझे ये बात पता चलती है कि आप लंबी वीडियो देखने से परहेज़ नहीं करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस तरीके से ये एक कॉम्प्लेक्स सा एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, जिसमें काऊ के अंदर जो एडिपोज टिश्यू या फैट होता है वो किस तरीके से मेटाबोलाइज़ होता है। तो हम इसी को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपका जिस तरीके से आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं या मेरे कहने पर चल रहे हैं, अपनी फार्मिंग को मतलब इम्प्रूव किया है बहुत सारे लोगों ने इन पिछले 2-3 सालों में। और ख़ासकर पिछले साल जब मैंने पटियाला का विज़िट किया, उसके बाद जो फार्मर जुड़े, अब उनके यहाँ काविंग का सीज़न शुरू हो चुका है। तो आपने बहुत सब्र किया और अब वो रिज़ल्ट, ट्रांज़िशन पीरियड के रिज़ल्ट्स और काविंग के बाद अब जो लैक्टेशन में एनिमल आने लगे हैं, उनके रिज़ल्ट्स आप देखकर बहुत खुश हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है और एक सैटिस्फैक्शन भी मिलता है कि मतलब जो फार्मर पहले जूझ रहे थे परेशानियों से और प्रॉब्लम्स आ रही थी, पूरा प्रोडक्शन नहीं मिल पाता था, एनिमल हेल्दी नहीं रह पाते थे, काविंग के समय प्रॉब्लम्स आती थी, उन प्रॉब्लम्स पर कई लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, उन्होंने काफ़ी उस पे काबू पा लिया है। अब पंजाब में क्योंकि एक फ्लड सीज़न गुजरा है, बहुत नुकसान हुआ है लोगों का, उसके बाद से एक कहना चाहिए एक खुशी का माहौल फार्मर्स के लिए अब शुरू हुआ है, क्योंकि काविंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ट्रांजिशन पीरियड ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, या अगले 15 से 20 दिन में 25 दिन में ओवर हो जाएगा। जिन एनिमल्स ने ट्रांजिशन अच्छा नहीं किया, जिनमें ट्रांजिशन अच्छा नहीं हुआ, उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं और आ रही हैं। फ़ोन जैसे आते हैं मेरे पास, लोग बताते हैं कि किस तरीके से एनिमल्स ठीक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या कुछ और प्रॉब्लम जो काविंग के टाइम में आती हैं, उन प्रॉब्लम से फार्मर जूझ भी रहे हैं। प्रिय डेयरी फार्मर्स, अब समय आ गया है कि आप पुराने तौर तरीकों को छोड़कर डेयरी फार्मिंग की मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को सीखिए, जो आपके लिए उन्नति की नई राहें खोलेंगी। डेयरी फार्मिंग पुराने ढर्रों से निकलकर दिन प्रतिदिन तकनीकी रूप से विकसित हो रही है। इसके लिए अली वेटरनरी विजडम आपके लिए लेकर आए हैं एक फुल ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग कोर्स, जिसे करके आप बेसिक डेयरी फार्मिंग की जानकारी से लेकर एडवांस आधुनिक तकनीकें भी सीख पाएंगे। इस कोर्स में आप मॉडर्न डेयरी काउ ब्रीड्स के बारे में जानेंगे, डेयरी फार्म और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांजिशन काउ मैनेजमेंट, काउ न्यूट्रिशन, फीड फॉर्मुलेशन, काफ मैनेजमेंट, हीफर के तैयार करने का तरीका, मस्टाइटिस, डिजीज कंट्रोल आदि। इस कोर्स में नोट्स के साथ 150 से अधिक वीडियो हैं, जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मतलब सिर्फ एक बार खरीद कर कोर्स आपका, जिसे आप जब चाहें और जितनी बार चाहें देख सकते हैं। इस कोर्स पर डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अब भी हमारे ऐप अली वेटरनरी विजडम को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसी चैलेंज को देखेंगे जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पोस्टपार्टम ट्रांजिशन काउज में डिलीवरी के बाद लो फीड इनटेक की एक प्रॉब्लम आती है, गाय दाना चारा नहीं खाती है। ऐसा क्यों होता है, वो इस वीडियो में जानने की कोशिश हम करेंगे। तो दोस्तों, हेपेटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर अब जानेंगे। तो होता क्या है कि डेयरी काउस के अंदर, स्पेशली अराउंड काविंग, जो लीवर होता है एनिमल का, वो एनर्जी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसका फ्यूल होता है, एक तरीके से ईंधन होता है जो उसे ऊर्जा प्रोवाइड करेगा एनिमल को, उसका ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी गाय फीड इनटेक कितना करेगी। अगर सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर ये ऑक्सीडेशन, ये जो फ्यूल है, ईंधन है, फैटी एसिड्स और प्रोपियोनेट जिसे कहा जाता है, उसका ऑक्सीडेशन अगर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि एनिमल खाना खाना बंद कर दे, स्टॉप ईटिंग। तो अगर गाय की बॉडी निगेटिव एनर्जी बैलेंस में है और उसे एक्चुअली बाहर से एनर्जी चाहिए, तब भी लीवर ट्रिक करता है ब्रेन को और ये बताता है कि गाय फुल है, इसे और खाना नहीं चाहिए। मतलब उसे खाने की ज़रूरत है, लेकिन भूख नहीं लगने देता है लीवर। ये आप सिंपल सी बात समझ लें। तो यही हेपेटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी कहलाती है। तो हेपेटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी में ऑक्सीडेशन का मतलब है एनर्जी का प्रोडक्शन। ठीक है, ये मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ,
ये जो प्रोसेस होता है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और उसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप जो फॉर्मुलेशन फीड का बनाते हैं उनमें रोमेनिया जो डेयरी फीड प्रीमिक्स है उसे इस्तेमाल करें। पायरोमीन चिलेटेड मिनरल मिक्सचर है और पायरोसेक्स जो है वो र्यूमेन अडेप्टेड कंसंट्रेटेड सैक्रोमाइसिस है फॉर बेटर ह्यूमन हेल्थ। तो इन्हें आप यूज़ करिए, मुझसे चाहें तो आप फॉर्मुलेशन भी ले सकते हैं और बहुत अच्छा फीड अपने फार्म के लिए बना सकते हैं। तो इसका फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है हेपेटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी का? इसका जो शुरुआत होती है वो ट्रांजिशन पीरियड से होती है। कुछ हफ्ते पहले, काविंग से कुछ हफ्ते पहले इंसुलिन का लेवल गिरना शुरू हो जाता है। अभी काविंग हुई नहीं है, दूध देना शुरू नहीं किया है, लेकिन एनिमल का जो इंसुलिन लेवल है वो गिरना शुरू हो जाता है और जो उसकी टिश्यूज हैं जहाँ पर जिन्हें ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट रहती है और इंसुलिन की वजह से वो उस ग्लूकोज को एनर्जी सोर्स को यूज कर पाते हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जिस टिश्यू को इंसुलिन ग्लूकोज की जरूरत थी वहां पर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रहा है। तो बॉडी में एक सिग्नल क्रिएट होता है कि एनर्जी की कमी है। ग्लूकोज की कमी नहीं है, लेकिन एनर्जी की कमी क्रिएट की जाती है। क्यों? क्योंकि उस ग्लूकोज को फीटस की तरफ, जो बढ़ता हुआ बछड़ा है पेट के अंदर एनिमल के, उसकी तरफ डाइवर्ट किया जाता है। तो ये जो फैट होता है ये एक एनर्जी डिपोट की तरह काम करता है, एक रिजर्व होता है फैट, बॉडी का फैट। तो वहां पर सिग्नल जाता है कि बॉडी में एनर्जी की कमी है, आप इसे मोबिलाइज कीजिए एडिपोज टिश्यूज को। तो एडिपोज टिश्यूज या फैट का ब्रेकडाउन होने लगता है और नेफा निकलते हैं, नॉन स्टिफाइड फैटी एसिड, उस फैट से, और नेफा लीवर तक जाते हैं। जब ये लीवर में पहुंचते हैं तो वहां पर इनका ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी बनती है, या ये कहिए कि एनर्जी लीवर के अंदर बनती है। अगर ये नेफा ऑक्सीडाइज ना हो तो ये ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में लीवर में जमा हो जाते हैं और फैटी लीवर की प्रॉब्लम करते हैं। तो कंटिन्यूअस इनफ्लो नेफा का लीवर के अंदर एक ऑक्सीडेटिव, हाईली ऑक्सीडेटिव स्टेट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फीड इनटेक कम हो जाता है। ये फिजियोलॉजिकल बैकग्राउंड है, अभी हम इसे समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म कैसे होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा से कॉलेज में भी जब मैं रहा या उसके बाद भी मेरा जो करियर रहा उसमें मैंने इस बात पर बहुत ध्यान दिया कि जो मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल मैकेनिज्म है, उन्हें अगर हम समझ लें तो अगर डिजीज प्रॉब्लम आती है तो डिजीज को सही करने में, उसका ट्रीटमेंट करने में हमें मदद मिलती है। और उससे भी बेहतर बात यह है कि हमें अगर बायोकेमिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मैकेनिज्म्स पता है तो हम प्रॉब्लम होने से भी रोक सकते हैं। यही वजह है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए और उन प्रोडक्ट्स को चाहे पोल्ट्री के अंदर हो या डेयरी के अंदर हो, उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के तौर पर हमने हासिल किए, चाहे वो प्रीमिक्सेस हों या फिर डेयरी फीड सप्लीमेंट या पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट्स हों। तो स्टेप बाय स्टेप बायोकेमिकल मैकेनिज्म को समझेंगे हेपेटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी के। तो यहाँ पर 5 स्टेप्स बताए गए हैं। नेफा, जो मैंने अभी बताया, अभी क्या होता है नेफा ये अगली स्लाइड में बताऊंगा। उसका अपटेक होता है लीवर के अंदर, एक्टिवेशन होता है, फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी चार्ज इंक्रीज करता है लीवर का और ब्रेन के अंदर रिस्पॉन्स जाता है। तो ये कैसे होता है? देखिए, फैट जो बॉडी के अंदर स्टोर रहता है वो ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में रहता है। ट्राई का मतलब 3, ठीक है, ग्लिसराइड का मतलब ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, और ये इससे फैटी एसिड जुड़े रहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स आपने अक्सर देखे होंगे, मतलब जो रिपोर्ट, ब्लड की रिपोर्ट कराते हैं हार्ट वार्ट के लिए, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड्स की या टीजीएस की वैल्यूज देखने को मिलती है। तो ये ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर होता है। इसमें ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ये फैटी एसिड जुड़े हुए हैं। फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल से जुड़ते हैं वो ईस्टर लिंक के थ्रू जुड़ते हैं। ये जो लिंक होता है इसे केमिकली हम ईस्टर लिंक कहते हैं। तो जब ये R1, R2, R3 ये फैटी एसिड्स हैं, जब ये टूटते हैं ना, तो ये इससे टूट गया तो ये नॉन ईस्टरीफाइड फैटी एसिड कहलाता है। इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये फैटी एसिड है। जब ये टूट गया है यहाँ से, क्योंकि ईस्टर लिंक टूट जाता है, तो इसे नॉन ईस्टरीफाइड फैटी एसिड या नेफा कहा जाता है। और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो यूजेबल फॉर्म होती है फैट की, वो यही होती है। जब तक वो नेफा में नहीं टूटेगा उसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर या फैट जहाँ पर स्टोर रहता है वहां पर इन्हें तोड़ा जाता है, ये टूटते हैं अपने लाइपेज वगैरह एंजाइम्स के थ्रू, और जब ये टूट जाते हैं तो ये ब्लड में आते हैं और इन्हें नेफा कहा जाता है। ये नेफा बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो ये नेफा इस टाइप की बायोकेमिकल साइकिल में पहुंचता है और एनर्जी को क्रिएट करने की कोशिश करता है।
तो होता क्या है कि जो हमारी गाय होती है, अगर वो खास तौर से फैट काव है या फैट बफेलो है जी, जो मोटी हो गई है, जिसकी बॉडी स्कोर ज़्यादा है, या अगर बॉडी स्कोर ज़्यादा नहीं भी है, वो पोस्टपार्टम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है, किसी भी तरीके से उसने कम फीड खाया है या आपने कम फीडिंग की है, ट्रांजिशन अच्छा नहीं किया है उसका, तो वो एनिमल अपना एडिपोज टिश्यू जो होते होते हैं या उसके अंदर जो फैट जमा होता है, ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उन्हें तोड़ने लगते हैं। मतलब एनर्जी की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी, एक तो मैंने आपको बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वो तो सभी काउज में होता है, लेकिन उसके बाद एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसके बाद आप डाइट भी ठीक नहीं दे रहे हैं, उसके अंदर एनर्जी बैलेंस नहीं है और ज़्यादा बाईपास फैट खिला रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये फैट की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ा देती हैं, जिसे हम नेफा या नॉन एस्टिफाइड फैटी एसिड कहते हैं। ये नेफा लीवर के अंदर पहुंचता है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, और हिपेटोसाइट्स के अंदर चला जाता है नेफा। ये हिपेटोसाइट्स हैं, लीवर की सेल्स को हिपेटोसाइट्स कहा जाता है। CD36 रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी मदद से नेफा इन हिपेटोसाइट्स, इन कोशिकाओं के अंदर एंटर करता है और अपने आप को एक्टिवेट करता है। वहां पर बताया था ना कि एक्टिवेशन होता है। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, जो नेफा है, नॉन एस्टिफाइड फैटी एसिड है, वो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है कार्निटीन शटल के थ्रू। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि पावर हाउस है सेल का, यहाँ पर ही एनर्जी बनती है। जैसे हमारा पावर हाउस होता है ना, जो हमारे यहाँ बिजली आती है, तो कोई थर्मल पावर हाउस है और कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होता है, तो बिजली वहां पर बनती है, तो उसे पावर हाउस कहा जाता है। इसी तरीके से बॉडी की जो एनर्जी है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। ये कोशिकाओं के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो एनर्जी को बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये फैटी एसाइल को एंजाइम ए चला जाता है कार्निटीन शटल के थ्रू, और फिर वहां पर जब ये जाता है तो इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है, या ये कहिए कि फैटी एसिड को तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख सकता है कि ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है। ये एक के बाद एक सिक्वेंशियल इसकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, और ये धीरे धीरे यहाँ पर कीटो एसाइल कोएंजाइम ए तक जाता है और यहाँ पर आके ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में टूटता है। तो जैसे नेफा होते हैं ना, तो नेफा के अंदर क्या है कि 16 से 18 तक कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, या कार्बन एटम्स होते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर। तो हर बार में 2 कार्बन एटम्स टूटते हैं उस फैटी एसिड के अंदर से। तो बीटा ऑक्सीडेशन मतलब अगर उसमें 18 कार्बन है या 16 कार्बन है, तो उसे 7 या 8 बार इस साइकिल में एंटर होना पड़ता है एसिटाइल कोएंजाइम को तोड़ने के लिए। एक बार में सिर्फ 2 ही कार्बन उस फैटी एसिड से निकल पाते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम एक ही फॉर्म में ही निकलते हैं, और कोई तरीका नहीं होता है फैट से एनर्जी हासिल करने का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये बीटा ऑक्सीडेशन होता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए को तोड़ के बॉडी, या ये कहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जमा होने लगता है। तो यहाँ पर ये जो साइकिल चल रही है, इसके अंदर 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर निकलते हैं, एक FADH2 और एक NADH। तो ये NADH और FADH2 एनर्जी के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी निकलते हैं, और एसिटाइल कोएंजाइम ए भी इसमें से निकलता है। तो हमें 3 चीजें बीटा ऑक्सीडेशन से मिलती हैं, एक NADH, एक FADH2 और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये तीनों चीजें, एक और साइकिल चल रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसे हम TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसे कहा जाता है। यही सेंट्रल एक प्रोसेस है, सेंट्रल सिस्टम है, जिसके अंदर ये चाहे हम हो, ह्यूमन हो, कुत्ते बिल्ली हो, गाय भैंस हो, भेड़ बकरी हो, इवन अगर फंगस भी है, तो उसके अंदर भी TCA साइकिल से ही एनर्जी बनती है। तो ये एक सेंट्रल प्रोसेस होता है जिस जो एनर्जी सेल के अंदर बनाता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्यरत रहता है। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये TCA साइकिल में जाते हैं, और TCA साइकिल से ये फिर ATP इनसे बन जाती है। ATP क्या है? ATP एनर्जी करेंसी है। बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एनर्जी किसी फॉर्म में भी हो सकती है, ग्लूकोज भी एक एनर्जी की फॉर्म है, वो जाता है और जाकर ऑक्सीडाइज होता है, तब वो इन चीजों को बनाता है, और ये चीजें फिर TCA साइकिल में जाके ATP को बनाती हैं। तो ATP दरअसल क्या है कि ATP वो फॉर्म है एनर्जी की जिसे बॉडी यूटिलाइज करना जानती है। ऐसे ही GTP होता है, लेकिन ATP सबसे ज्यादा कॉमन वो मॉलिक्यूल होता है जो एनर्जी को फ्री फॉर्म में, रेडी फॉर्म में अवेलेबल कराता है बॉडी में की फंक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली एनर्जी की फॉर्म है। तो जब ये चीजें बढ़ती हैं लीवर के अंदर, वो TCA साइकिल में जाती हैं, तो ATP का प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब एनर्जी, जो यूजेबल एनर्जी है वो बॉडी के लिए बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि लीवर के अंदर का चार्ज बढ़ता है, उसके अंदर की एनर्जी बढ़ती है। चार्ज को यहाँ पर एनर्जी से आप वो रखिए, कोरिलेट करके सोचिए। तो ATP क्या करता है, लीवर का चार्ज बढ़ा देता है। ये जब लीवर का चार्ज बढ़ता है, तो इससे जुड़ी हुई जो नसें होती हैं, जो दिमाग तक जाती हैं, जो बेसिकली वेगल नर्व होती है, वो एक सिग्नल भेजती है जिसे हम सटाइटी सिग्नल कहते हैं। तो ब्रेन के अंदर ये सिग्नल जाता है, क्योंकि लीवर जब चार्ज हो जाता है तो सिग्नल चला जाता है, और सिग्नल ये ब्रेन को कहता है कि भाई अब
हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैटिस्फाइड सिग्नल का मतलब है कि अब भूख नहीं लगी है, हमारा पेट भर गया। तो ब्रेन क्या गाइड करता है एनिमल को कि अब और खाना नहीं खाना। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ये कहाँ पर ये चीज़ फिट होती है। यहाँ पर ये तो आप समझ गए होंगे कि ये जो फैट यहाँ से निकला ये लीवर में जाके ऑक्सीडाइज हुआ, मिटोकॉन्ड्रिया में जाके ऑक्सीडाइज हुआ, और इस ऑक्सीडेशन से लीवर के अंदर एनर्जी मॉलिक्यूल्स बने। एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने लीवर का चार्ज बढ़ा दिया। इसे ही हम कहते हैं हिपैटिक। हिपैटिक का मतलब है लीवर ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हिपैटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी जो कि एनिमल को एक पेट भरने का एहसास कराती है कि अब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, अब खाना बंद कर दो, जबकि उसे खाने की जरूरत होती है क्योंकि वो निगेटिव एनर्जी बैलेंस में है। जैसे नेफा था, अभी मैंने आपको नेफा के बारे में बताया, इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल होता है जिसे हम प्रोपियोनेट कहते हैं। ये कैल्शियम प्रोपियोनेट की फॉर्म में आपको मार्केट में भी मिलता है। और जो हम फीडिंग एनिमल को कराते हैं, जो स्टार्च वगैरह देते हैं, मक्का मक्का है, गेहूं वगैरह, इससे भी प्रोपियोनेट क्रीमेन के अंदर बनता है। तो ये जो प्रोपियोनेट होता है ये लिवर सेल्स के अंदर जाता है। कई बार लोगों ने देखा भी होगा कि कैल्शियम प्रोपियोनेट वो बहुत ज़्यादा देते हैं, 200 ग्राम देते हैं, 300 ग्राम देते हैं। तो क्या होता है कि एनर्जी का एक सुपरफिशियल एनर्जी, आर्टिफिशियल टाइप की एनर्जी लीवर के अंदर बनने लगती है। ठीक है। और लीवर एक फॉल्स सिग्नल, एक झूठा सिग्नल ब्रेन को भेजता रहता है और कहता है कि भाई अब हमें हमारा तो काम हो गया है, हमें एनर्जी खूब सारी मिल गई है, अब और खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रोपियोनेट होता है ये सक्सिनेल कोएंजाइम बन के ये भी टीसीए साइकिल में जाता है। तो या ये तो ग्लूकोज प्रिकर्सर बन जाता है अगर बॉडी का एनर्जी स्टेटस सही है, ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में नहीं है और दूसरे न्यूट्रिएंट इसे प्रॉपर उसमें मिल रहे हैं, मतलब अमाउंट में मिल रहे हैं, तो ये ग्लूकोज बना लेता है। ठीक है। और ग्लूकोज क्या होता है, फिर उससे दूध बनता है, बछड़े के लिए चाहिए अगर वो प्रेग्नेंट है एनिमल। और बॉडी में ब्रेन वगैरह के लिए भी ग्लूकोज की नीड होती है, मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो वहां पर ये ग्लूकोज बना लेता है। दूसरा क्या होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन को स्टिमुलेट करता है, उसे दोबारा से मतलब बढ़ाने की कोशिश करता है, जिससे हिपैटिक एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो दोनों ही चीजों से जो प्रोपियोनेट है, प्रोपियोनेट की एंट्री है, लीवर चार्ज को बढ़ाती है, तेजी से बढ़ाती है, जिससे जब लीवर चार्ज बढ़ता है तो स्ट्रॉन्ग सेटाइटी सिग्नल क्रिएट होता है। सेटाइटी का मतलब है कि एनिमल को भूख लगना बंद हो जाती है और वो छोटे छोटे मील्स खाता है या कम खाता है, उतना नहीं खाता जितना उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दो मॉलिक्यूल जिनकी हमने अभी बात की, एक तो नेफा और प्रोपेनेट, ये दोनों मिलके एनिमल की भूख को खत्म कर देते हैं। इसमें दो फैक्टर और होते हैं, लेकिन शुरुआती जो दिन होते हैं उसमें रूमेन फिल का इतना रोल नहीं रहता जितना हिपैटिक ऑक्सीडेशन सिस्टम का रहता है। ठीक है, भूख के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि अगर नेफा कम जाएगा और लिवर में कम एसिटाइल कोएंजाइम ए जमा होगा तो एनिमल को भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास दो ही वो होते हैं, या तो हम नेफा को कम कर दें, नेफा को मोबिलाइज ना होने दें ट्रांजिशन के टाइम में, और अगर नेफा मोबिलाइज हो रहा है और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर आकर जमा हो रहा है तो उसके यूटिलाइजेशन को हम किसी तरीके से बढ़ा दें। तो यही सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है जहाँ पर प्रोपियोनेट और लाइपोलाइटिक स्टेट दोनों आकर कंबाइन होती हैं। और अगर ट्रांजिशन अच्छा नहीं है, एनिमल लाइपोलाइसिस में चला गया ट्रांजिशन के दौरान, तो अच्छी फीडिंग काविंग के बाद भी कई बार एनिमल को रिकवर नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके लीवर में ऑलरेडी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जमा हो चुका है, जो यूज़ नहीं हो रहा, जो लीवर का चार्ज, एनर्जी चार्ज बढ़ा रहा है। और वो एनर्जी चार्ज बढ़ने की वजह से लीवर एक फॉल्स सिग्नल भेज रहा है, एक झूठा सिग्नल ब्रेन को भेज रहा है कि खाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि गाय नेगेटिव एनर्जी में है और उसे फीड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन लीवर वो होने नहीं देता। तो यहाँ पर बताने का प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि अगर पुअर एनर्जी मैनेजमेंट आपने ट्रांजिशन फीडिंग के दौरान किया है तो वो आपको बहुत परेशान करने वाला है, पूरी लैक्टेशन आपकी ख़राब कर देगा और एनिमल कभी भी अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं अचीव कर पाएगा। और यही एनिमल होते हैं जो 30-20 के अराउंड, अगर उनकी मान लीजिए पोटेंशियल है 50 लीटर देने की, तो वो 30 के अराउंड घूमते रहते हैं। और जैसे ही आप उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसे आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं प्रोडक्शन को, तो एनिमल बीमार पड़ने लगता है। तो बहुत ज़रूरी होता है ट्रांजिशन पीरियड के दौरान एनर्जी का सही मैनेजमेंट करना, सही ट्रांजिशन फीडिंग करना। तो यहाँ पर प्रोपियोनेट जब लीवर में एंटर करता है तो वो क्या करता है, वो दरअसल टीसीए साइकिल जो पहले बताया था आपको, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को एक्टिवेट करता है। तो टीसीए से क्या होगा, टीसीए साइकिल जब वो एक्टिवेट करता है तो जो वहाँ पर एसिटाइल को एंजाइम ए ऑलरेडी पड़ा है, जो नेफा से आया था, देखिए नेफा ब्लड में एक लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं और रहने चाहिए, रिक्वायरमेंट है वो, लेकिन जब बढ़ जाते हैं और लीवर के अंदर पहुँच के एसिटाइल को एंजाइम ए बनाने लगते हैं
तब प्रॉब्लम आती है। तो नेफा गया वहाँ पर लीवर के अंदर और खूब सारा उसने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया। तो प्रोपियोनेट जब दिया जाता है या एनिमल को स्टार्च वगैरह की फीडिंग, गेहूँ और दलिया वगैरह खिलाया जाता है, मक्का खिलाया जाता है, उससे भी प्रोपियोनेट बनता है। तो वो क्या करता है कि इसके यूटिलाइजेशन को, इसके यूज़ को, एसिटाइल कोएंजाइम ए के यूज़ को बढ़ाता है। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज़ होके यहाँ पर इस टीसीए साइकिल में जाता है और टीसीए साइकिल में जैसे ही जाता है तो ये एफएडीएच2 जैसा बताया था एनएडीएच के को बढ़ाता है और ये एनएडीएच और एफएडीएच2 मिलकर एटीपी को बनाते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जरिए से। और एटीपी बढ़ता है तो लीवर का चार्ज बढ़ता है। तो ये तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि प्रोपियोनेट किस तरीके से एनिमल को की भूख को खत्म करता है। कई लोग बहुत ज़्यादा प्रोपियोनेट अपने एनिमल्स को खिलाते हैं, ठीक है। तो ये करने से आप अपने एनिमल की भूख को और ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कब खिलाना होता है, कब देना होता है, कैसे देना होता है, ये डिपेंड करता है एनिमल की एनर्जी स्टेटस पर, ठीक है। और वो उससे मिल्क प्रोडक्शन हम कितना ले रहे हैं। कितने तो लोग ऐसे होते हैं वो 7-7 दिन तक अपने एनिमल को कुछ देते ही नहीं है, मतलब नहीं खिलाते हैं। पता नहीं क्या उनकी थिंकिंग होती है, क्या मिथ होता है उनके दिमाग में, लेकिन वो एनिमल को देते ही नहीं है। तो वही एनिमल ऐसे होते हैं जो कि ऐसी स्टेज में, लाइपोलाइटिक स्टेज में, लाइपोलाइसिस का मतलब होता है फैट का टूटना, लिपिड का टूटना बॉडी में से, उसे लाइपोलाइसिस कहते हैं। तो ऐसे में हिपैटिक एनर्जी चार्ज बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सेटाइटी सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है, मतलब कि हमारा पेट भरा हुआ है, गाय का पेट भरा हुआ है, ये सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है और एनिमल तुरंत फीड को खाना बंद कर देता है। इसी वजह से पोस्टमार्टम पीरियड में प्रोपियोनेट का एक प्रोनाउंस्ड हाइपोफेजिक इफेक्ट देखने को मिलता है। हाइपोफेजिक का मतलब जो खाने को कम करता है, ठीक है, फीडिंग को कम करता है। तो ये काऊ की एपेटाइट, भूख को सप्रेस कर देता है, हंगर को सप्रेस करता है। और रिसर्च ये भी बताती है कि हायर कंसंट्रेशन अगर एसिटाइल कोएंजाइम की है लीवर के अंदर, जितनी हायर कंसंट्रेशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम की, उतना ही एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट प्रोपियोनेट का देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही मतलब दिलचस्प बात है कि जो लाइपोलाइसिस होता है वो काविंग के समय से, काविंग से 30 या 40 दिन पहले से शुरू हो जाता है अगर आपने ट्रांजिशन फीडिंग अच्छी नहीं की है। अब तो बहुत महंगे महंगे ट्रांजिशन फीड आने लगे हैं, 60-60 रुपए किलो मिल रहे हैं। मतलब मेरी जैसे फार्मर से बात होती है तो कुछ कंपनीज हैं जो बना रही हैं, लेकिन जब इतना महंगा आप बनाएंगे, हमारा जो ट्रांजिशन फीड है वो 40 रुपए के अलाउंड बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है और उसे जब खिलाया जाता है एनिमल को, हम शुरू करते हैं, तो वो एनिमल की ये प्रॉब्लम है एसिटाइल कोएंजाइम ए के जमा होने की, इसे काफ़ी कम कर देता है। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम ए अवेलेबल नहीं होगा लीवर के अंदर तो प्रोपियोनेट आके सीधा ग्लूकोज बनाएगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए के उसे स्टिमुलेट नहीं करेगा। आधुनिक डेयरी गायों में जब वे बछड़ा देती हैं तो उनके शरीर की मांसपेशियों की गतिशीलता वाकई में अद्भुत होती है, जिससे वे ब्याने के तुरंत बाद काफी अधिक दूध उत्पादन कर पाती हैं। लेकिन यह दूध उत्पादन ब्याने के समय कम आयनिक कैल्शियम की उपलब्धता के कारण अक्सर सीमित हो जाता है, क्योंकि अत्यधिक कैल्शियम दूध में रिस जाता है। इस स्थिति को हाइपोकैल्सीमिया कहा जाता है और यह आमतौर पर डेयरी गायों और भैंसों में ब्याने के समय देखी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप गंभीर कैल्शियम की कमी के मामलों में मांसपेशियों के कार्य जैसी सभी कैल्शियम निर्भर गतिविधियां कम होने लगती हैं या रुक भी सकती हैं। इस समस्या को कम करने के लिए पशु की ट्रांजिशन अवधि के दौरान एक नेगेटिव डीकैड आहार की आवश्यकता होती है, जो ब्याने के समय हाइपोकैल्सीमिया को रोकने और पशु के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है। इस बायोकेमिस्ट्री की समझ के साथ हमने अपना अनूठा उत्पाद क्लोरोमेट विकसित किया है, जो हाइपोकैल्सीमिया को रोकने के लिए ब्याने के समय हड्डियों से पर्याप्त कैल्शियम जुटाने में मदद करता है। ट्रांजिशन समय में उपयोग के लिए क्लोरोमेट अत्यंत प्रभावी साबित हुआ है और मात्र 60 ग्राम की खुराक 60 लीटर कैपेसिटी के पशु के लिए भी पर्याप्त होती है। हम क्लोरोमेट को शामिल करके आपके ट्रांजिशन फीड को तैयार करने में आपकी मदद करते हैं। ये ब्याने से 21 दिन पहले की अवधि के दौरान बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए सबसे किफायती और विश्वसनीय तरीका है। क्लोरोमेट को अभी मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करें या स्क्रीन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो शॉर्ट में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि काउज जो एक्सपीरियंस करती हैं ग्रेटर लाइपोलाइसिस, जो जिनमें ज़्यादा लाइपोलाइसिस होता है, फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, नेफा का रिलीज ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव रहती हैं प्रोपियोनेट की के एपेटाइट सप्रेसिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। इसी वजह से उनमें स्ट्रॉन्गर रिडक्शन इन फीड इंटेक देखा जाता है, फीड इंटेक उनमें काफ़ी कम हो जाता है। तो शॉर्ट में हम कहें एक्सेसिव लाइपोलाइसिस, फैट काफ़ी ज़्यादा टूटता है, ज़्यादा नेफा आते हैं, तो उन एनिमल्स में प्रोपियोनेट का इफेक्ट एपेटाइट को सप्रेस करने के लिए ज़्यादा देखा जाता है। तो दो मेथड्स के ज़रिए से, दो तरीकों से प्रोपियोनेट इसे डाउन करता है भूख को,
एनिमल के फीड इनटेक को डाउन करता है। पहला तो ये होता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, जिससे एनर्जी चार्ज बढ़ जाता है और एनिमल को भूख लगनी बंद हो जाती है। जब लीवर को लगता है कि भाई हमारा तो अब कोई ज़रूरत है नहीं, एनर्जी बढ़ गई है लीवर की, तो वो भूख को का सिग्नल भेज देता है कि अब ज़रूरत नहीं है, तो एनिमल की भूख खत्म हो जाती है ब्रेन के ज़रिए से। दूसरा ये होता है कि रैपिड हेपेटिक ऑक्सीडेशन करता है फीडिंग के दौरान। जो प्रोपियोनेट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और एटीपी प्रोपियोनेट से डायरेक्टली भी बढ़ती है। तो इस वजह से अर्ली मील टर्मिनेशन हो जाता है कि एनिमल तुरंत फीड खाना छोड़ देता है। तो ऐसा हम नहीं करते, ठीक है। इसी वजह से कई बार मैं क्या मतलब अपने फार्मर से हम ये कहते भी हैं कि आप एनिमल को तूड़ी ज़्यादा दें। जो तूड़ी होती है, भूसा होता है, उससे ज़्यादा खिलाया जाता है। उसके साथ एनिमल जब हाई एनर्जी कंसंट्रेट को लेता है तो उसका यूज़ जो होता है वो धीरे धीरे होता है। मतलब ह्यूमन में जाके वो मतलब तेज़ी से वो प्रोपियोनेट नहीं बनाता है, धीरे धीरे बनाता है। और रोमेनिया जो है, रोमेनिया के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो वीएफएस को एब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे उसे रिलीज करती हैं। तो जब धीरे धीरे रिलीज होता है और एनिमल की बॉडी में धीरे धीरे पहुंचता है तो सडन स्पाइक देखने को नहीं मिलती है और लीवर का चार्ज एक मॉडरेट, उसमें ये कहिए कि लीवर में जो एनर्जी है वो एक मॉडरेट लेवल में बनी रहती है। तो यहाँ पर पॉइंट ये है समझने वाला कि अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए को काविंग के लास्ट स्टेजेस में लोअर कर दिया जाए, उसकी कंसंट्रेशन को लीवर की सेल्स में कम कर दिया जाए, तो फीड इनटेक सप्रेशन को हम कम कर सकते हैं। फीड के इनटेक को का जो सप्रेशन है, जो कम खा रहा है एनिमल, उस चीज़ को रिड्यूस किया जा सकता है और डीएमआई ड्राई मैटर इनटेक को काविंग के बाद सही बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इंटरप्रिटेशन यही है कि अगर प्रीपार्टम में 0.4 मिलीमोल पर लीटर से नेफा ज़्यादा है तो ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ है। पोस्टपार्टम आपको कीटोसिस देखने को मिल सकती है। दरअसल ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये कीटोसिस का ही एक एडवांस वर्जन है, एक एडवांस चीज़ है। और गाय का बछड़ा पैदा होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद, ये 0.75 से नेफा ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने आज तक कोई फार्मर नहीं देखा है जिसने कभी अपने एनिमल के ब्लड में नेफा को टेस्ट कराया हो, ठीक है, और शायद करते भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा मतलब पॉइंट है, अगर उसे आपने समझ लिया, देख लिया, अपने हर्ड में इसे चेक कर लिया एट द टाइम ऑफ काविंग, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। कीटोफेंड एक हमारा मतलब प्रोडक्ट है, ये कीटोसिस से बचाव के लिए एट द टाइम ऑफ काविंग यूज़ करते हैं। तो इसे जिस दिन काविंग होती है या काविंग से कुछ दिन पहले से शुरू कर देते हैं और जो कैल्सीगेन है उसके साथ मिला के कीटोफेंड को दिया जाता है, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये जो लीवर चार्ज वाली बात है, लीवर चार्ज को कम करने के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बनाया गया है। ये लिक्विड है एक तरीके का, जो ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर्स के तौर पर बना हुआ है। तो प्रिवेंट और कंट्रोल कैसे करें हम इन नेफा का या इस पर्टिकुलर स्टेज का हेपेटिक ऑक्सीडेशन थ्योरी, जिसके बारे में हमने पढ़ा यहाँ पर। देखिए, सबसे ज़रूरी ये है कि जब गाय ब्याने वाली हो तो उसका जो बॉडी स्कोर हो वो ऑप्टिमम हो। 3 से 3.25 के बीच में अगर उसका बॉडी स्कोर है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। मॉडरेट बॉडी कंडीशन होती है तो लाइपोलाइसिस कंट्रोल रहता है और लीवर नेफा की जो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में वो भी कम देखने को मिलती है। फीड का दूसरा यह है कि फीड की जो एनर्जी है उसे बैलेंस करना क्लोजअप पीरियड में बहुत ज़रूरी होता है। तो अच्छा फीड फॉर्मुलेशन, एक बैलेंस फीड फॉर्मुलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो लास्ट के 21 दिन होते हैं डिलीवरी से पहले उनमें, क्योंकि वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के का जो लीवर के अंदर कंसंट्रेशन है उसे कम करने में हेल्प करना चाहिए हमारे फीड को, ठीक है। तो एक्सेसिव एनर्जी नहीं देनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा मक्का वगैरह भी दे देंगे तो वो भी क्या करेगा, एसिडोसिस कर सकता है, क्योंकि उस टाइम कैल्शियम वगैरह भी नहीं दिया जाता है। तो बफरिंग का भी ध्यान रखना होता है एनिमल के, रूमेन की, और एनर्जी को भी एक ऑप्टिमम उसमें दिया जाना चाहिए। तो रूमेनिया, क्लोरोमीट और पायरोसैक, पायरोमिन, ये चीज़ें बहुत अच्छे से इसे मैनेज करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर जैसे कीटोफेंड, या आप कुछ और भी दे सकते हैं, सॉर्बिटॉल वगैरह या ग्लिसरॉल, तो वो दिया जाता है। कीटोफेंड इन सभी का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा फॉरेज और कंसंट्रेट फीड का रेशो भी मायने रखता है। साइलेज को एट द टाइम ऑफ काविंग थोड़ा सा कम कर देना चाहिए और भूसे को बढ़ाना चाहिए, लेकिन जैसे ही अगर ट्रांजिशन फीड ठीक नहीं है, भूसे को बढ़ाते हैं, तो एनिमल वैसे ही फिर एनर्जी में टूटने लगता है और ज़्यादा नेफा को मोबिलाइज करने लगता है, मतलब फैट को मोबिलाइज करने लगता है। तो लबोलुबाब बात का यहाँ पर यह है कि तूड़ी तभी काम करेगी जब फीड, जो कंसंट्रेट फीड दे रहे हैं, उसमें एनर्जी पर्याप्त होगी। फिर आता है पॉइंट लीवर के सपोर्ट का, कि लीवर का जो फंक्शन है उसे सपोर्ट करना होता है। तो आरपीसी, रूमेन प्रोटेक्टेड कोलिन और मिथ्यूनिन दिया जाता है। इसके अलावा जो बायोनाइस है हमारा प्रोडक्ट, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके अंदर बायोटिन, नियासिन, क्रोमियम और दूसरे कंपोनेंट्स हैं जो कि एनर्जी के मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस और फनल करते हैं लीवर के अंदर, और एसिटाइल कोएंजाइम ए के प्रोडक्शन को
कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई, सेलेनियम सेली बूस्ट के तौर पे, मतलब सेली बूस्ट के उसमें दिया जाता है। जो हमारा प्रोडक्ट सेली बूस्ट है उसके अंदर विटामिन ई, सेलेनियम है, ये भी देते हैं ताकि ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीडेंट्स जो हैं एक एज एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा कैटासोल का इंजेक्शन लीवर की उसमें हेल्प करता है, लीवर की फंक्शनिंग में। और कीटोफेंट जैसा बताया, ये लीवर के सपोर्ट में ये चीज़ें दी जाती है। फिर ये चीज़ें हिपैटिक फैट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं, ट्राइग्लिसराइड की एक्यूमुलेशन को कम करती हैं, और जो फीडबैक इनहिबिशन है, मतलब जो भूख लगने वाला सिग्नल है उसे बढ़ाती हैं, भूख को बढ़ाती हैं। एक और पॉइंट है कि एनिमल स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में कैटेकोलामीन्स और एड्रेनलिन, कोर्टिसोल वगैरह रिलीज होते हैं जो कि डायरेक्टली लाइपोलाइसिस कराते हैं और मतलब प्लाज्मा के अंदर नेफा के लेवल्स को बढ़ा देते हैं। फीड बंक स्पेस एनिमल को प्रॉपर देना चाहिए, कम से कम 0.6 मीटर एक काऊ को जगह देनी चाहिए। बिहेवियर के बारे में पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी कि एनिमल जो शाई होते हैं, जो डिलीवरी करने वाले होते हैं, वो थोड़े शर्माते हैं, तो वो वैसे ही अगर कोई दूसरे एनिमल के साथ आपने रखा है तो उनकी फीडिंग कम हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न बनता है कि जिससे हम ये देखते हैं कि एनिमल निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया और नेफा उसके अंदर बढ़ने लगता है। तो टेस्ट करना चाहिए नेफा को, अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो प्री पार्टम 0.4 मिलीमोल पर लीटर से कम होना चाहिए और पोस्ट पार्टम 0.7 मिलीमोल पर लीटर से कम होना चाहिए। और अगर अर्ली डिटेक्शन हमें ये मिल जाती है, हमें हो जाता है कि यार ये एनिमल में नेफा ज़्यादा है, तो फिर हम उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन पता लगाना मुश्किल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस पर्टिकुलर थ्योरी के ज़रिए से इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझा और एनिमल के फीड इंटेक जो टूट जाता है उसे हम दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। और बेटर यह है कि हम उस स्टेज में ही एनिमल को ना आने दें और पहले ही इस बात का इंतज़ाम करके रखें कि एनिमल हमारा स्वस्थ रहे और फीड इंटेक उसका अच्छा होता रहे। पिछले साल हमने लगभग 30 किलो, मतलब 25 से 30 किलो ड्राई मैटर इंटेक तक एनिमल में कराया था। इस बार भी यही उम्मीद है कि जब सर्दियाँ आएंगी तो ड्राई मैटर इंटेक हमारा एनिमल्स का बढ़ेगा, जिसमें हमने ट्रांजिशन किया है, जिसमें हमारा लैक्टेशन फीड चल रहा है। तो अली वेटनरी विजडम इसी गैप को ब्रिज करने के लिए काम करता है। साइंस को यूज़ किया जाता है, मेटाबॉलिक इंसाइट्स और राशन बैलेंसिंग को कंबाइन करके मतलब फार्मर्स को दिया जाता है ताकि वो इसे यूज़ कर सकें और अपने फ्लॉक को हेल्दी कर सकें और अपने एनिमल को हेल्दी बना सकें, जिससे प्रॉफिट बढ़ सकें। तो यही चीज़ें हैं कि फीड इस तरीके से बनाना चाहिए कि एनडीएफ, स्टार्च, मॉइस्चर, डाइजेस्टिबिलिटी, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। प्रोपियोनेट फ्लक्स मॉडरेट हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। प्रोपियोनेट फ्लक्स का मतलब है जो एनर्जी डायनेमिक्स है फीड की, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और एनर्जी को बिल्कुल भूल जाते हैं या उस पर कम ध्यान देते हैं। तो एनर्जी को आज के टाइम में, आज के एनिमल्स के हिसाब से मतलब उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लाइपोलाइसिस को कंट्रोल करना ज़रूरी है। ह्यूमन हेल्थ ऑप्टिमम रहनी चाहिए और बैलेंस फीड को यूज़ करना चाहिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर नहीं भी जुड़ें तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अपने एनिमल की को ट्रांजिशन के टाइम में अच्छे से हैंडल करें, अच्छे से उसे रखें, फीडिंग उसकी अच्छी करें, अच्छी क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करें, तो आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो बेसिक बात मैंने आपको बताई हिपैटिक ऑक्सीडेशन के बारे में। अगले किसी वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। बेहतर पशुओं के चयन के चलते डेयरी पशुओं में दूध उत्पादन की आनुवंशिक क्षमता लगातार बढ़ रही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स विज्ञान और मॉलिक्यूलर सिलेक्शन मार्कर पहचान के उपयोग से इस उत्तम पशुओं की चयन प्रक्रिया को और तेज किया जा रहा है, जो आनुवंशिक सुधार की अभूतपूर्व गति को दर्शाता है। इस बढ़े हुए दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए पशुओं को उच्च पोषण स्तर की जरूरत होती है, जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में शामिल होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कई किसान पशु पोषण के तेजी से विकसित हो रहे विज्ञान के बारे में नहीं जानते, जिससे फीड बनाने में गलतियां होती हैं। अच्छे से अच्छा पोषण देने की कोशिशों के बावजूद किसान अक्सर अपने पशुओं की पोषण संबंधी जरूरतों को ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके चलते उनके पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता। IMN पायरोफोस डेयरी किसानों की पोषण संबंधी प्रोटोकॉल का ऑडिट करके और उनके डेयरी पशुओं की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त फीडिंग प्रोटोकॉल तैयार करके उनकी मदद करता है। हम कम से कम प्रोडक्ट के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं और पशु के दूध उत्पादन के चरण के आधार पर केवल आवश्यक पोषक तत्वों की सिफारिश करते हैं। हमारा काम तब शुरू होता है जब पशु बछड़े के जन्म के आसपास ट्रांजिशन चरण में प्रवेश करते हैं। यह वो समय होता है
जब पशुओं को संतुलित पोषक तत्वों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, ताकि वह ठीक से और बिना बीमार हुए दूध उत्पादन वाले चरण में प्रवेश कर सके। बछड़े के जन्म की तारीख से अपेक्षाकृत 3 हफ्ते पहले हम नेगेटिव डीकैड प्रभाव को बनाने और जरूरी कैल्शियम जुटाने के लिए एक ट्रांजिशन फीड कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो बछड़े के पैदा होने तक दिया जाता है। इस ट्रांजिशन फीड का आधार होता है हमारा सर्वोत्तम उत्पाद क्लोरोमेट। इसके बाद बछड़े के जन्म के दिन कैल्सीगेन का घोल पशु को बछड़ा पैदा होने के तुरंत बाद पिलाया जाता है। यह घोल पशु के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स, खनिजों और ऊर्जा की भरपाई करता है, जिससे बछड़े के जन्म की प्रक्रिया सुचारू होती है और इससे पशु तुरंत फीड खाना शुरू कर देता है। ब्याने के बाद जब पशु कैल्सीगेन का घोल पी लेता है तो पहले दिन से ही हमारा खास तौर पर तैयार किया गया लैक्टेशन फीड दिया जाता है, जिसे रुमेनिया, पायरोसैक और पायरोमिन के साथ संतुलित करके तैयार किया जाता है। इस फीड को पशु बड़े चाव से खाता है। पहले 7 से 10 दिनों में पशु को 2 चुनौतियों का सामना करना होता है, एक हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा कीटोसिस। इन्हें रोकने के लिए हम मेटाक्योर और कीटोफेंड का उपयोग करते हैं, जो अधिकतम दूध उत्पादन हासिल करने के लिए और बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। हमारे फार्मूलेशन से बनाया गया लैक्टेशन फीड पशु के ड्राई मैटर इनटेक में कमी नहीं आने देता। इस पोषण और प्रबंधन के चलते एक बार पशु ट्रांजिशन के इन 42 दिनों के फेर से ठीक से निकल जाता है तो आगे दिक्कत नहीं आती। इसके बाद तो फार्मर को सिर्फ हमारा फॉर्मुलेट किया हुआ पशु आहार देना होता है और दूध लेना होता है। इन प्रोटोकॉल्स और प्रोडक्ट्स की एक खास श्रृंखला के जरिए आपके जानवर स्वस्थ और उत्पादक बने रहते हैं, जिससे बीमारी का खतरा कम होता है। कई किसानों के साथ हमारे संबंधों ने हमें यह सिखाया है कि डेयरी पशुओं के प्रबंधन के लिए अलग अलग फार्म के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत होती है, जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता और पशुओं की उत्पादन क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। हमारे प्रोटोकॉल का पालन करके और चरण विशिष्ट उत्पादों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन में कम से कम 15 से 35% सुधार कर सकते हैं और कुल खर्चों में कमी सुनिश्चित कर सकते हैं। आईएमएन पायरोफोस किसानों को बेहतरीन पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए जरूरी ज्ञान और उपकरणों से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा समग्र दृष्टिकोण पोषण संबंधी जरूरतों, पर्यावरणीय कारकों और डेयरी परिणामों को प्रभावित करने वाली प्रबंधन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। हम किसानों को डेयरी विज्ञान और पोषण में नवीनतम प्रगति से अपडेट रखने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा समुदाय बनाना है जहां किसान अपने अनुभव साझा कर सकें और एक दूसरे से सीख सकें, ताकि हम एक टिकाऊ भविष्य की दिशा में बढ़ सकें जहां पशु और किसान दोनों ही समृद्ध बन सकें। आईएमएन पायरोफोस को चुनकर आप अपनी सफलता और अपने डेयरी पशुओं के कल्याण के लिए एक प्रतिबद्ध साथी का चयन कर रहे हैं। हम डेयरी किसानों को पशु पोषण संबंधी सलाह और प्रजनन समस्याओं से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाकर अपनी फार्मिंग को आर्थिक रूप से और अधिक लाभकारी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे उच्च क्वालिटी के फीड प्रीमिक्स से खुद का फीड बनाएं और उत्पादकता में वृद्धि करें। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।